नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज स्पेशल रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से बात गुजरात की पॉलिटिक्स की। जी हां, साबरमती फ्रंट से आज स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं क्योंकि 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग की तैयारी है। 8 को गिनती के लिए भी गुजरात तैयार है, लेकिन इस बीच सियासी मैदान में दिग्गज उतर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले गुजरात की ग्राउंड पॉलिटिक्स में बात जामनगर सीट की, क्योंकि जामनगर सीट में भाभी और ननद आमने सामने हो रहे हैं। भाभी और ननद कौन से, ये भी जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। जाहिर तौर पर उनके लिए वोट मांग रहे हैं खुद रविंद्र जडेजा भी, रिवाबा खुद भी लोगों से वोट मांग रही हैं। लेकिन उनके सामने कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए रविंद्र जडेजा की बहन नैना बा उतर गई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जामनगर की ये टक्कर तो भाभी और ननद के बीच में है। लेकिन सबसे दिलचस्प देखना यह है कि क्रिकेट से मशहूर हुए रविंद्र जडेजा क्या करेंगे। अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या उनकी बहन दूसरी तरफ है तो उनके खिलाफ बोलना भी उनके लिए मुश्किल होगा। देखिए जामनगर सीट की ये रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात की लड़ाई में भाभी और ननद की टक्कर। भाभी बीजेपी उम्मीदवार, ननद कर रही कांग्रेस का प्रचार। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बहन आमने सामने। दो पार्टियों में बटा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का परिवार। गुजरात की जामनगर सीट पर परिवार की लड़ाई। ये है भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा। जामनगर की सड़कों पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ अपने लिए वोट मांग रही है। और ये हैं भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की सगी बहन और रिवाबा जडेजा की ननद नैना बा जडेजा। जी हाँ, नैना ने भाभी रिवाबा के खिलाफ जामनगर में ही मोर्चा खोल दिया है। रिवाबा को बीजेपी ने जामनगर उत्तर सीट से टिकट दिया है, तो उनकी ननद नैना बा कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। यानी अपनी भाभी और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को हराने के लिए जामनगर से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह जडेजा के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। तो इस तरह से गुजरात की जामनगर विधानसभा सीट पर मुकाबला न सिर्फ दो पार्टियों के बीच है, बल्कि एक परिवार के बीच भी जंग जोर छिड़ गई है। भाभी और ननद आमने सामने है, दो कट्टर विरोधी पार्टियों में है, परिवार दो खेमों में बटा है। अब सवाल ये है कि भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा किसके साथ है, बीवी या बहन? इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं और भाभी और ननद के बीच छिड़ी जंग को समझने की कोशिश करते हैं। रिवाबा जडेजा ने सोमवार को जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन से पहले बीजेपी ने जामनगर में उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। हम आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करते वक्त भी और बीजेपी के कार्यक्रम में भी दोनों जगह पत्नी रिवाबा के साथ रविंद्र जडेजा मौजूद रहे। लेकिन रिवाबा की ननद नैना बा दावा ठोक रही हैं कि जामनगर उत्तर सीट से उनकी भाभी जीत नहीं सकती। મને એવું લાગે છે કે જો કદાચ બીજેપી નવો ચહેરો કોઈ લઈને આવે તો બીજેપીની 78 વિધાનસભાની જે સીટ છે એ કોંગ્રેસ છીનવીને લઈ જાય, કારણ કે જે નવો ચહેરો આવે એમને અનુભવની પણ કમી છે, સંગઠનની પણ કમી છે અને ખાલી પૈસાથી તો જીતી નથી શકાતું। એટલે મને એવું લાગે છે કે પોલિટિકલ વ્યક્તિ તરીકે કે જો બીજેપી કોઈ નવો ચહેરો લઈને આવે તો 100% એ सीट कांग्रेसની થઈ જાય। लेकिन रिवाबा ने भी ननद के चैलेंज को स्वीकार किया है और उन्होंने भी दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। के हस्बैंड भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त, रविंद्र सिंह जाडेजा, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया गया है आपके लिए। जी यस यस यस, एज ए हस्बैंड, एज ए मेरे कोर जो पिलर है, तो डेफिनेटली वो ऑलवेज सपोर्ट मुझे दे रहे हैं।
एक सवाल ये भी है कि उनकी सिस्टर भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी में है। क्या आप कड़ा कंपटीशन घर के अंदर भी देखती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कंपटीशन नहीं होता है। ओनली वन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से आप देख रही हैं पास्ट कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है, जनता का जो रुख रहा है भारतीय जनता पार्टी टूवर्ड्स, वो मैसिव है। उधर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भी क्लियर कट कह दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ है और बीजेपी का तगड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी बहन नैनाबाई जाडेजा भी कांग्रेस के लिए जोरों शोरों से कैंपेन कर रही हैं। हमने रीवाबा से पूछा तो वो कह रही हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है बीजेपी का। तो आप मतलब किस तरीके का सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ वहाँ, या फिर आप एकदम मिडफील्ड पे खेल रहे हैं? मेरा सपोर्ट आप देख ही रहे हो कि मैं किधर हूँ। मैं पूरा का पूरा भाजपा के साथ हूँ। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तभी आपने नारंगी बिल्कुल ऑरेंज। हम आपको बता दें कि जामनगर उत्तर सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर रिवावा को टिकट दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि रिवावा जडेजा का नाम बीजेपी की लिस्ट में टॉप 5 उम्मीदवारों में शामिल है। रिवावा 2019 में बीजेपी में शामिल हुई, जबकि उनकी ननद नैनाबा जडेजा कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र जडेजा की शादी से पहले रिवावा और नैनाबा काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं। सबके सामने एक दूसरे की मुखालफत कर रही हैं। जामनगर से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में लेकिन इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी और शायद पहली बार त्रिकोणीय लड़ाई गुजरात देखेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सभी 182 सीटों पर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है। लेकिन एक और शख्स की एंट्री हो गई है, जैसा पिछले कई चुनाव में आपने देखा है, असदुद्दीन ओवैसी, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये लोग भड़काऊ भाईजान कहते हैं। उनकी नजर गुजरात के 10% मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी कम नहीं। सूरत में जब वो प्रचार के लिए गए तो काले झंडे भी दिखाए गए। देखिए। भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, 2 करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। अभी क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। पहली बार ओवैसी की पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है और ओवैसी का टारगेट सेट है गुजरात के मुसलमानों का वोट, और इसके लिए वो सीधे पीएम मोदी पर बरस रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात में मुसलमानों की 9.67% आबादी दिख रही है। गुजरात में 34 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी 15% है और 21 विधानसभा सीटों पर 20% है। गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले के बीच ओवैसी भी जमीन तलाशने आए हैं और वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए कहानियां सुना रहे हैं। ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया, तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है,
इतनी जमीन है मेरे पास, ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बागपाल ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बनता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरज पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। लेकिन सूरत में ओवैसी आए थे मुस्लिमों को रिझाने, साथ साथ विरोध का सामना भी करना पड़ गया। जी हाँ, जिस वक्त सूरत के रुदरपुरा खाड़ी इलाके में चुनावी सभा को ओवैसी संबोधित कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने ओवैसी का विरोध किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके साथ ही ओवैसी के सामने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। सूरत में ओवैसी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। ओवैसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी गुजरात में 7वीं बार सत्ता वापसी के लिए जी जान से जुटी है, तो कांग्रेस साइलेंट पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी जीत का दम भर रही है। लेकिन ओवैसी सबका गेम बिगाड़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब राजनीति से दूर एक अलग खबर आपको बताते हैं। वही खबर जिसमें एक लड़की 6 महीने पहले गायब होती है। 6 महीने बाद उस लड़की से जुड़ी एक खबर आती है और पूरे देश के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि इस लड़की के चाहने वाले ने जिस लड़के पर उसने पूरा भरोसा किया, जिसके साथ उसका लिव इन रिलेशनशिप था, उसी लड़के पर यह आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के 20 टुकड़े कर हर टुकड़े को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। मुंबई से शुरू हुई एक लव स्टोरी कैसे 2022 की सबसे बड़ी हिट स्टोरी बन गई, देखिए। बेहद गंभीर खबर दिल्ली से समर आ रही है। दिल्ली में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने कत्ल कर दिया। आप बताओ कैसे क्या हुआ? चेहरे पर नकाब, लेकिन इस चेहरे की हकीकत इतनी खौफनाक है कि यकीन नहीं होता। मासूम सा दिखने वाला यही चेहरा 2022 की हेट स्टोरी का विलन है। नाम है आफताब अमीन पूनावाला। आरोप है लिव इन पार्टनर का मर्डर। फ्लैट में आरी से गर्लफ्रेंड को काटा। गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 20 टुकड़े किए। फ्रिज में बॉडी के टुकड़ों को रखा। रात 2 बजे टुकड़ों को ठिकाने लगाता। आफताब ने पिट्ठू बैग का इस्तेमाल किया। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए होंगे आपके, लेकिन ऐसा करते वक्त आफताब का एक बार भी हाथ नहीं कांपा। आज हत्या के आरोप में गिरफ्तार आफताब अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती जांच में बार बार अपना बयान बदल रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, खुद को बेकसूर बता रहा था। आप बताओ कैसे क्या हुआ? ये वही फ्रिज है जिसे आफताब ने हत्या के बाद खरीदा। इसी फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को 16 दिनों तक रखा।
हर दिन एक टुकड़े को शातिर दिमाग आफताब ठिकाने लगाता ताकि अपने गुनाह के सबूत मिटा सके। फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। बॉडी पार्ट को वो पॉलीथीन में जरूर लेकर जाता था, लेकिन जब वो फेंकता था बॉडी पार्ट का टुकड़ा तो पॉलीथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि आसानी से जल्दी जो बॉडी है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, कोई जानवर उसे खा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कबूलनामे के मुताबिक कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान दोनों की दोस्ती हुई। यही दोस्ती जल्द प्यार में बदल गई। श्रद्धा ने घर वालों के विरोध के बावजूद आफताब से रिश्ता जोड़े रखा, यहाँ तक कि लिव इन में रहने लगी। और तो और दोनों ने एक साथ मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक 8 मई को दोनों दिल्ली पहुंचे, एक रात पहाड़गंज के होटल में गुजारी और उसके बाद इसी फ्लैट में रहने के लिए आ गए। महज 10 दिन के बाद यानी 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मौत के घाट उतार देता है आफताब। कई जो बॉडी के टुकड़े हैं वो पुलिस ने अलग अलग इलाकों से बरामद किए हैं। तो हत्याकांड को सोची समझी साजिश के तहत इसने अंजाम दिया। उसके बाद बॉडी के टुकड़े किए और उसके बाद रात को 2 बजे बॉडी का एक टुकड़ा लेकर निकलता था और जंगल में उसे ठिकाने लगाता था। आफताब का जुर्म की दुनिया से कोई वास्ता नहीं, लेकिन श्रद्धा को मारने से लेकर लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग पेशेवर मुजरिमों को भी मात दे दी। टेक्निकल सर्वेलेंस लगाया, लड़के की लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई करी, फिर हमने उसको ट्रेस कर लिया, उसके घर पे जाके उसको मिल लिया, हमने वहाँ पे जाके पकड़ लिया उसको। स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। आरोपी आफताब इसी फ्लैट में रह रहा था। आसपास रहने वालों को कानों कान खबर नहीं हुई कि पड़ोस के फ्लैट में इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। अब श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस के सामने कई सवाल हैं। सवाल ये कि श्रद्धा की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। क्या मर्डर प्लान के तहत श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया आफताब? क्या हत्या की तारीख, हत्या का तरीका पहले से तय था? मुंबई में मोहब्बत तो दिल्ली में मर्डर के पीछे की थ्योरी क्या है? ये परफेक्ट मर्डर है, जहां अपराधी ने अपने शातिर दिमाग से पुलिस को 6 महीनों तक चकमा दिया। श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का ये प्लान क्या उसने किसी फिल्म को देखकर बनाया था या फिर किसी वेब सीरीज को देखकर बनाया था? क्योंकि आफताब का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरीके से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज खरीद कर लाता है, बॉडी के टुकड़े करता है, उसे फ्रिज में रखता है, आसपास के इलाके की रेकी करता है, उसके बाद फ्रिज से जंगल के इलाके में जाकर डेड बॉडी के जो टुकड़े फेंकता है, उससे पुलिस को शक है कि उसने ये आइडिया कहीं ना कहीं से तो जरूर लिया होगा। श्रद्धा को मारने वाले आफताब ने यह सोचा था कि इस जुर्म के तमाम राज वो अपने साथ ही कैद करके हमेशा रख पाएगा, तभी तो उसने इतना शातिराना प्लान बनाया था। सोचिए, जिस लड़की के साथ वो रहता था उसको मारने के बाद उसके 20 टुकड़े किए। मिसिंग कंप्लेंट से आईपीसी की धारा 302 तक। बीस टुकड़े में आफताब की हेट स्टोरी। कहां से आया टुकड़े वाला खूनी आइडिया? खंजर, आरी, फ्रिज,
और श्रद्धा के 20 टुकड़े। ये तस्वीरें श्रद्धा की हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही आफताब है जिसके साथ श्रद्धा अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन साल 2019 में दोस्ती से शुरू हुआ सिलसिला 2022 में खौफनाक कहानी में बदल गया। हुआ यूं कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हो गए। 18 मई को अचानक श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यहां तक कि 18 मई के बाद सोशल मीडिया से श्रद्धा दूर हो गई। एक करीबी दोस्त को कुछ अजीब सा लगा। श्रद्धा के दोस्त ने यह जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद पिता ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। किसे पता था कि यही मिसिंग कंप्लेंट आने वाले दिनों में देश को झकझोर देने वाले हत्याकांड में बदल जाएगी। छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है, वहाँ रहते थे। लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये बंद, फोन में बंद है। महाराष्ट्र पुलिस को आफताब ने गुमराह करने की पूरी कोशिश की। मिसिंग कंप्लेंट के बाद जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो आफताब तहकीकात में शामिल हुआ। पुलिस को यही बताता रहा कि एक दिन झगड़ा हुआ और श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई। वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफर करना जरूरी है, साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। तो थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था, दिल्ली का। तो हमारे सानप साहब और उनका टीम वो ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियली जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था। एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था, वो भी मालूमात किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। महाराष्ट्र पुलिस ने डिटेल दिल्ली पुलिस के साथ साझा की। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस कुछ डेवलपमेंट को लेकर हैरान थी। 18 मई के बाद से ही श्रद्धा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। श्रद्धा की आखिरी लोकेशन आफताब के साथ की थी। श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव नहीं थे। 18 मई के बाद श्रद्धा के बैंक खाते में लेन देन नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस को आफताब के बयान और गतिविधियों पर संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ हुई तो आफताब ने सीने में दफन राज उगल दिया। आफताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी। हत्या की वजह शादी को लेकर श्रद्धा द्वारा दबाव बनाया जाना था। कबूलनामे के मुताबिक आफताब ने गला दबाकर हत्या की। लाश को ठिकाने लगाने का प्लान पहले से तय था। शव के टुकड़ों को रखने के लिए आफताब लोकल मार्केट से फ्रिज खरीद कर लाया। चूंकि आफताब एक 5 स्टार होटल में शेफ की पूरी ट्रेनिंग ले चुका था, ऐसे में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का प्लान बनाया था और उसी प्लान के हिसाब से डेड बॉडी के टुकड़े किए। बड़ी बात यह है कि अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए आफताब ने कई कदम उठाए। किसी को शक न हो लिहाजा अपना फ्लैट नहीं छोड़ा। हत्या के पहले जैसे रह रहा था ठीक वैसे ही फ्लैट में रहता रहा। हर रात 2 बजे डेड बॉडी का एक टुकड़ा ठिकाने लगाता। यहां तक कि आफताब रोजाना उसी कमरे में सोता था जिस कमरे में श्रद्धा की हत्या की थी। हत्या के बाद लगातार आफताब जोमेटो से खाना मंगवाता था। डेड बॉडी से बदबू न आए लिहाजा हर दिन अगरबत्ती जलाता, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और हत्याकांड का खुलासा 9 नवंबर को हुआ। यानी पूरे 6 महीने तक आफताब सभी से ये छुपा कर रहता था कि उसने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब एक नॉर्मल इंसान की तरह उसी फ्लैट में रह रहा था जिस फ्लैट में उसने श्रद्धा की हत्या की थी। आरोपी आफताब की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मर्डर केस के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया, क्योंकि ये रिश्तों का कत्ल है, ये भरोसे का कत्ल है, ये मोहब्बत की आड़ में लिखी गई एक हेट स्टोरी है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में साबरमती फ्रंट के सामने अहमदाबाद से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।